हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। कम पढ़ के हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन इन चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 में देखा था ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शन के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस क्लोरी रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम जानेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, वो कैसे नॉर्मली फंक्शन करते हैं, इसके WHO के द्वारा दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, physical, emotional, behavioral, social. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ or normal emotional, behavioral interaction among them in all sexual related aspect might be called reproductive healthy. Means उस इंसान को भी रिप्रोडक्टिव उसका हेल्थ कैसा है, इसको हम लोग उसके फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल एक्सपेक्ट से जानेंगे। जैसे कि हमने आरजीकर का केस देखा, इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। वो जो आदमी जितने भी थे वो क्या थे, एक लड़की का उन्होंने एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया। तो इससे माना जाता है कि वो मानसिकता उन लोग की कितनी गिरी हुई होगी, उन लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल ख़राब होगा, और उन लोग के ब्रेन में क्या चीज़ें चल रही होंगी, इससे भी हम जान सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। India was amongst the first countries in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. This programs called family planning. इंडिया ही सबसे पहला कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया। 1951 में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किस ईयर में इनिशिएट हुआ था फैमिली प्लानिंग, ये भी हम याद रखेंगे। 1951। Improved programs covering wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program. ये और हमारे में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी चलते हैं बहुत सारे। हम देखते हैं आंगनवाड़ी वाले आते हैं, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको मेडिसिन देते हैं, उसको न्यूट्रिशन उसको गाइड करते हैं, उसको न्यूट्रिशियस खाना खाने के लिए गाइड करते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे स्कीम बनाए हैं ताकि जो हमारी इंडिया की जनता है वो अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहे। हर एक उतना ही उसको सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली, स्पिरिचुअली उसको कोई भी कष्ट संतुलन सहना पड़े। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस related aspects and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society are the major task under the program. अवेयरनेस क्रिएट करना रिप्रोडक्शन के बारे में, और जैसे हमारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, फ़ी जो है चार्जेस ज़्यादा नहीं किए जाते हैं, फ्री के कॉन्डम्स भी बांटे जाते हैं ताकि हमारे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। With the help of audio, visual and print media, governmental and non-governmental agencies has taken various steps to create awareness among people about reproduction related aspect. ऑडियो विजुअल के द्वारा, मीन्स हम देखते हैं कि ऑडियो विजुअल कोई रेडियो में या माइक में या फिर कोई किसी तरीके से बोल रहा है, लोगों को अपनी बात पहुंचा रहा है। गवर्नमेंट भी करती है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी ऐसा काम करती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करती हैं लोगों के अमंग में रिप्रोडक्शन रिलेटेड टॉपिक को लेके। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर और फ्रेंड्स जो होते हैं, ये भी क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths
and having been concerned about sex related aspects। ये स्कूल में भी क्या होता है, स्कूल में और सेक्स एजुकेशन को लागू किया गया है ताकि जो मिथ्स है, जो भी मिसकंसेप्शन है वो भी दूर रहे। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे कि किस तरह से क्लीन की जा रहता है, वो उस पार्ट को हम लोग कैसे क्लीन करते हैं, वो कोई बैक्टीरिया कोई फंगल इन्फेक्शन ना ग्रो हो। एसटीडीज़ के बारे में बताते हैं, एड्स से जैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो किसी का, उससे वो कितना आजकल के जी जो जनरेशन है ये हर चीज़ को कैजुअल लेती है, और जिससे कि उन्हें कम नॉलेज है। इस वजह से ये लोग क्या होता है, इन लोग में हमने अभी कुछ ही दिनों पहले सुना था न्यूज़ में, आंध्र प्रदेश का जो केस जिसमें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को क्या था, HIV हो गया था। जितने भी हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को, जैसे कि स्पेशली फर्टाइल कपल जो हैं जिनका मैरिज हो चुका है और जो कि मैरिज के एज में है, जो अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर जो अगर प्रेग्नेंट है तो उसका कैसे केयर करे, बच्चा होने के बाद कैसे केयर किया जाता है माँ का और बच्चे का, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करा जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को, पार्शियलिटी जो होती है मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है फीमेल चाइल्ड के कंपैरिजन में, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में। राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिज़ायर्ड साइज। ज़्यादा बड़ी फैमिली होने से भी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली भी होती है और अदर एस्पेक्ट में भी होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली रहे तो सबका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक तरह नहीं हो पाएगा, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और ख़र्चा भी बहुत है आजकल, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जितना हो सके छोटी फैमिली हो उतना ही ज़्यादा इंसान सही रहता है, हेल्दी भी रहता है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू प्रॉब्लम मतलब खूब ज़्यादा पॉपुलेशन साइज़ अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए भी हमें कितना प्रॉब्लम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही देख लिया जाए, नीट में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है तो नीट में सीटें कम है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है, सिर्फ नीट के लिए नहीं, मीन्स नीट में भी ऐसा है और बाकी एग्ज़ाम जो है उसमें भी ऐसा ही है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। हमने देखा कि हर रोज़ प्रतिदिन ये क्राइम हो रहे हैं, कभी छोटी लड़की कभी बड़ी लड़की को टारगेट किया जा रहा है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में जागरूकता नहीं है और लोग जो हैं बहुत ही इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करते हैं क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें सही चीज़ का मॉरल नहीं है कि कैसे कब बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपनी मानसिकता को एकदम गिरा चुके हैं वो लोग। Need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी कैसे बनेगी? हमने देखा कि जो आर्यकर का प्रिंसिपल था, इतना पढ़ा लिखा हुआ एजुकेटेड पर्सन था, फिर भी उसने ऐसा घटिया बिहेवियर किया, कितना कितना स्कैम किया उस कॉलेज में। वो पढ़ा लिखा इंसान भी एक इलिटरेट इंसान की तरह बिहेव करता है, ज़रूरी नहीं है कि इलिटरेट इंसान ही ऐसे बिहेव करे। एक क्या बोलते हैं, एक मॉरल होता है, जो मॉरल लोगों के अंदर एकदम ख़त्म होता जा रहा है। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर अमंग strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistant care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, abortion, contraception, menstruation problem, infertility. Implantation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people। क्या होता है, जैसे कि हम सबसे पहले जो भी रिप्रोडक्टिव
जैसे बच्चा होने वाला है किसी का, तो उसको हम एक अच्छे से इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ पे उसकी डिलीवरी अच्छे से हो, गंदी संदी जगह पे ना हो, उससे कोई उसको बीमारी ना हो। जो सिरिंज होता है इंजेक्शन, वो सिर्फ मदर को ही लगे, उसके बाद वो उसको डिस्पोज कर दिया जाए। कोई भी मतलब अगर बच्चा हो गया है तो उसको अच्छे से प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पूरा मटेरियल का सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के द्वारा की जानी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है तो बच्चा मर जा रहा है, बच्चा मर जा रहा है या फिर माँ मर जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा मीन्स एक्सपीरियंस नहीं होते इस चीज़ों ने, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम देखते हैं कि अमीनोसेंटेसिस जो होता है सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि मेल है या फीमेल। अगर फीमेल रहती है तो उसे मार दिया जाता है, फीमेल फर्टिसाइड इसे बोलते हैं। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि लड़कियां बोझ है हमारे ऊपर, लेकिन लड़कियां जो कर सकती हैं आजकल कोई नहीं कर सकते। लड़कियां बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अमीनोसेंटेसिस सम ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड, अमीनोसेंटेसिस में सम अम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है क्या करते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। जो मदर का जो पेट बम निकला रहता है, बेबी बम, तो उससे हम उस फ्लूइड को निकाल के फिर उसमें उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें से गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। तो अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसे मार दिया जाता है हमारे समाज में। इस प्रोसीजर को जेनेटिक डिसऑर्डर के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, पर लोग मिसयूज़ कर देते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फीमेल फर्टिसाइड करने के लिए अगर ये टेस्ट करते हैं तो बहुत ही गलत है। Research on various reproductive related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find new methods and to improve upon existing one. Research various reproductive related areas पे जैसे करते हैं हम कैसे रिसर्च करें और कैसे मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं रिसर्च, जिससे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी रहे, हमारी सोसाइटी में ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो और सबको इक्वल राइट मिले। जैसे कि स्मॉल फैमिलीज़ हो, मेल और फीमेल चाइल्ड को कैसे एक नज़रों से देखा जाए। एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सहीली फीमेल फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड, फीमेल के लिए साइंटिस्ट से डेवलप किया गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बेटर अवेयरनेस को क्रिएट किया गया। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स इंक्रीज ना हो, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, मतलब मेडिकली मतलब एक अच्छा सा डिलीवरी सिस्टम हो। बेटर पोस्ट नटल केयर, वो जैसे बच्चा होने के बाद केयर उसको मिले, इन्फेंट मॉडल, और बच्चा मरने का चांसेस भी कम हो। अगर अच्छे से गाइडेंस प्रॉपर केयर मिलेगा तो कोई भी सोसाइटी हेल्दी रहेगी, कोई भी बच्चा हेल्दी रहेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिलीज हो। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ डिजीज, मीन्स प्रॉपर उसका मेडिसिनल केयर करना चाहिए ताकि बच्चे को कोई डिज़ीज़ ना हो, मदर को कोई डिज़ीज़ ना हो, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर केयर मिले और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सारी दूर रहे। हमें हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे बहुत सारे स्कीम चलाती है जहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और इंडिकेट इम्प्रूव हेल्थी फॉर सोसाइटी। हर जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहें। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन को स्टेबल करना और बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड
डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। जैसे कि हमारे लास्ट सेंचुरी कुछ सालों में देखा गया है कि जितने भी वेरियस फील्ड्स हैं उसकी इम्प्रूव कर दी गई है, क्वालिटी की लाइफ इम्प्रूव हुई है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं, लिविंग कंडीशन बेटर हुआ है। हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ गया है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था 2 मिलियन था, 2 बिलियन था, अब 2 ये 1900 रॉकेटेड हो गया, मीन्स बढ़ गया 6 बिलियन बाई 2000। और जो पॉपुलेशन 6 बिलियन से क्या हो गया 7.2 बिलियन 2011 में बढ़ गया। अब हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 2 बिलियन थे, फिर वहाँ से बढ़ गया 6 बिलियन 2000 में, फिर 7.2 बिलियन कब हुए 2011 में। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, इंडिया में भी ऐसे सिमिलर ट्रेंड ऑब्जर्व, ये वर्ल्ड की बात की जा रही है, वर्ल्ड की। और पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन जो था 350 मिलियन था इंडिपेंडेंस के 1947 उसके अराउंड में, 1947 के अराउंड में था। अब क्या हो गया, फिर क्या हो गया, क्लोज टू, फिर क्रॉस कर दिया गया 1.2 बिलियन क्रॉस कर दिया गया। सोचिए हमारी इंडियन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, 2011 में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब मोर्टेलिटी, अच्छी हेल्थ कंडीशन हो गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो रैपिडली जो मैटरनल, जो बच्चा जो मर जाते थे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मम्मी जो मरती थी और जो बच्चे मरते थे वो भी क्या हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सारी क्या हो गया, कम हो गया। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम दो वी हैव कुड ब्रिंग अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट वाज ओनली मार्जिनल। 2011 के सेंसर में के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ वाज अबाउट लेस देन 2%, 2% कम थे, और पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ रैपिडली। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट scarcity of even the basic requirement food, shelter and clothing. In spite of significant progress made in those areas, the government was forced to take up serious measure to check this population growth rate। और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो हम देखेंगे जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग है, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी जो स्कैरेसिटी होती जा रही है, इतना पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए मारा मारी हो रही है, महंगाई बढ़ गई है। The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families, होता इसके लिए मोटिवेट किया जाए, बहुत सारे वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को भी यूज़ किया जाए, एडवर्टाइजमेंट किया जाए, पोस्टर लगाए जाए, बिल्स लगाए जाए, शोइंग, मतलब दिखाया जाए स्लोगन के द्वारा, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। बहुत सारी कपल होते हैं यंग एज में, अर्बन वर्किंग वंस हैव, बहुत ये इन्होंने क्या है, एक चाइल्ड नॉर्म, जैसे वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो लगभग जितने भी बंगालीज होते हैं सबके एक ही बच्चे होते हैं। स्टेशनरी रेजिंग ऑन मैरिजेबल एज, मतलब मैरिजेबल एज के लिए एक रूल लगाया गया, फीमेल जो है 18 साल की हो और मेल जो है 21 ईयर्स का हो। इंटेंसिव गिवन टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज and two measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive method। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी यूज़ करके प्रिवेंट किया जाए अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। आइडल
कंट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, लिस्ट साइड इफ़ेक्ट हो। यूज़र फ्रेंडली हो, इजी अवेलेबल हो जाए, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, दोबारा भी यूज़ किया, और लिस्ट और नो साइड इफ़ेक्ट। इट शुड in no way interfere with sexual drive, desire, or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories. बहुत सारी कैटेगरीज में बांटी गई हैं ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जैसे नेचुरल हो गया, ट्रेडिशनल, बैरियर, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल हो गया, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड। नेचुरल मेथड में हम देखेंगे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवम और स्पर्म की मीटिंग के चांसेस को कम किया जाए। पीरियडिक एब्सिस्टेंस इन विच द कपल्स अवॉइड और अब्सटेंस फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पीरियडिक एब्सिस्टेंस में देखा जाता है कि जैसे जो कपल होते हैं डे 10 to 17 में उन्हें जो क्विटस करना वो मना मतलब अवॉइड करना चाहिए। जब ओवुलेशन होता है उसमें हम जब देखते हैं कि ओवुलेशन 10 to 17 के बीच में हाईएस्ट होता है, 14 डे पे ओवुलेशन होता है, लेकिन इसमें कब हो जाए हम अवेयर नहीं होते हैं। इसी वजह से इन्हें 10 to 17 डेज़ का जो कैलेंडर चार्ट है उसे देख के उस कोइटस को अवॉइड करना चाहिए। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग इस, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत हाई होता है इस दौरान। इसे हम लोग फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में देखते हैं फर्टाइल पीरियड क्या होता है। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। इस पीरियड के दौरान हमें कंसेप्शन को रोकना चाहिए। विथड्रॉल, अब हम देखते हैं विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस क्या होता है। एक दूसरा मेथड है जहाँ पे मेल पार्टनर अपनी पेनिस को विड्रॉ कर देता है वेजाइना से एजुकेशन के पहले ही, उसको हम लोग विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। लैक्टेशनल अमेरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल अमेरिया है मीन्स जब मेंस्ट्रुएशन, जैसे हम बच्चा को मदर जो है अगर फीड करा रही है तो उस दौरान क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी का भी बहुत कम होता है। ओवुलेशन का साइकिल उस टाइम नहीं चलता रहता है, 6 महीने तक, प्रेगनेंसी के 6 महीने तक ये पीरियड चलता रहता है। द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पच्चुरेशन, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट द चाइल्ड फुली इन चांसेस ऑफ क्वेश्चन ऑन। जैसे कि मदर जो है जैसे जैसे बच्चे को दूध पिलाती है वैसे जितना मीन्स प्रेगनेंसी जब होता है उसको पोस्ट नटरनल केयर के लिए बच्चे को दूध पिला रही है तो उस चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम है कि वो मदर प्रेग्नेंट नहीं होगी। दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ये पीरियड चलता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, इस मेथड में कोई भी मेडिसिन और डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया जाता है तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है। चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू विच इज़, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर भी बहुत हाई हैं क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरह की होती है, इस वजह से। बैरियर मेथड में हम देखते हैं कि ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड। ओवर और स्पर्म जो है इन्हें रोका जाता है फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। फिजिकली मीटिंग ना हो बैरियर की हेल्प से। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ, ऐसे मेथड अवेलेबल हैं बोथ मेल और फीमेल के लिए। कॉन्डम जो है बैरियर मेथड है, थिन रबर का बना होता है। लैटेक्स शीट का यूज टू कवर पेनिस को कवर करता है मेल में, और वेजिना एंड सर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस। कोइटस के पहले जो एजुकेशन मतलब जो ये सीमेन है वो इंटर नहीं कर सकेगा वेजिना में। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, और जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। निरोध क्या है, पॉपुलर ब्रांड है। कॉन्डम मेल का यूज़ ऑफ कॉन्डम हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। कॉन्डम का
यूज़ जो है बहुत ही इंक्रीज़ हो गया रिसेंट ईयर में। और हम देखते हैं कि एसटीडीज़ एंड एड्स जैसी बीमारियों को भी रोक जाने का बहुत पूरा प्रयास करता है कॉन्डम की यूज़ से। बोथ मेल और फीमेल कॉन्डम आर डिस्पोजल होते हैं, इजीली इंसर्टेड होते हैं, प्राइवेसी देते हैं यूज़र को। अब हम देखते हैं कि डायफ्राम और वॉल्स क्या है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, ये भी एक बैरियर रबड़ के बने होते हैं, इंसर्टेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दिया, जो कि सर्विक्स को कवर किए रहते हैं कोइटस के दौरान। ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्ट मीन्स फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, एंट्री स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं, सर्विक्स के द्वारा जो स्पर्म एंटर होता है उसको रोकते हैं। ये रीयूजेबल होते हैं। स्पर्माइडिसल जेलीज जो होती हैं, फोम्स आर ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस बैरियर। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स ये भी यूज़ किए जाते हैं, इस बैरियर को इंक्रीज़ क्या करते हैं, देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ताकि वो उस बैरियर को बनाए रखें और फर्टिलाइजेशन ना हो। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर, दूसरा इफेक्टिव और पॉपुलर मेथड क्या है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये डिवाइसेस जो होते हैं, जो एक्सपर्ट नर्सेस होती हैं और डॉक्टर, उसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है यूट्रियस में, वजेना के द्वारा। ये इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे नॉन मेडिएटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं। नॉन मेडिएटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये है लिपीज लूप और कॉपर रिलीजिंग आईओडीज जो होते हैं, कॉपर टी 7 मल्टी लोड, कॉपर टी 7 एंड मल्टी लोड है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस क्या हैं, दो ही हैं, प्रोजेस्टास्टेट LNG-20। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस मीन्स क्या करती हैं, स्पर्म को खा जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं विद इन द यूट्रियस में ही। और कॉपर आयन जो होते हैं सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म का मूवमेंट ज़्यादा ना हो सके उसको रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म की रुक जाए। ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस मेक द यूट्रस अनसुटेबल, मीन्स हार्मोन जो रिलीज करते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, प्रोजेस्टेट LNG-20, ये यूट्रस को अनसुटेबल करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, ताकि वहाँ पे इम्प्लांट ना हो और प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस जो होते हैं आइडल कंसेप्ट, मीन्स एग्जाम में पूछ दे आइडल कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, तो हम बोलेंगे लिपीज लूप। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर ideal concept for the female who have want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted method of conception in India. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे असर्शन और रीज़न में पूछा जा सकता है नीट में। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी or to space children. It is one of the most widely accepted method of contraception in India. Oral administration of small doses, जैसे हम अब मुंह के द्वारा जो खाते हैं, स्मॉल डोजेज प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम लोग ले सकते हैं। इज अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड है, फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में ये फीमेल्स को दिया जाता है। पॉपुलरली कॉल्ड, इससे पिल्स बोला जाता है। पिल हैज़ टू बी टेकन डेली, ये लगातार खाना है 21 डेज तक, स्टार्टिंग प्रीफरली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जैसे क्या होता है, 21 दिन तक फीमेल जो है खाती है, फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद 7 दिन की, फिर क्या होता है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम मैनर। सबका साइकिल अलग अलग होता है फीमेल का, किसी का 7 days, कभी का 3 days, कभी का 5 days होता है। फिर क्या होता है, गैप 7 दिन के गैप के बाद फीमेल जो है इसको रिपीट पैटर्न में खाती है, सेम टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जब तक वो अपनी प्रेगनेंसी को रोकना चाहे तब तक वो खाती है।
They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus. ये क्या करते हैं, इनहिबिट रोक देते हैं ओवल्यूशन को, इम्प्लांटेशन को, और अल्टर कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी, मीन्स अनसूटेबल बना देते हैं ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो। पिल्स जो होते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट एज वेल एज फीमेल के द्वारा एक्सेप्टेड भी हैं, इजीली मिल भी जाता है। सहेली क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। नॉन स्टेरॉयड मेडिसिन कौन सी है, ये सहेली है। ये वीक में एक ही बार खाना होता है, बहुत फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसका हाई होता है। प्रोजेस्ट्रॉन, अब हम देखेंगे प्रोजेस्ट्रॉन और अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन अकेले या तो प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के द्वारा भी फीमेल इंजेक्शन और इम्प्लांट या तो इंजेक्ट कराती हैं या तो इम्प्लांट कराती हैं अपने स्किन के अंडर में। इसके मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होते हैं पिल्स एंड आर, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लॉन्गर होते हैं। Administration of progesterone or progesterone estrogen combination intrauterine devices within 72 hours of coitus has been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. अगर हम देखें कि प्रोजेस्ट्रॉन या तो प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को 72 आवर्स कोइटस के बाद अगर लिया जाए, कोई अगर मैरिज वाले कपल अगर ले रहे हैं 72 आवर्स, उन्हें अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो वो लोग 72 आवर्स के अंदर लेंगे तो बहुत ही साइड इफ़ेक्टिव रहेगा, वो काम कर जाएगा। या तो कोई रेप है या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। सर्जिकल मतलब सर्जरी वाले मेथड हम देखते हैं, सर्जरिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं जिसे। ये क्या होता है, एडवाइस होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही होता है। टर्मिनल मेथड, एनी मोर प्रेगनेंसी, सर्जिकल प्रिवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट। सर्जिकल इन्वेंशन क्या करते हैं, गैमेट ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं। प्रिवेंट कंसेप्शन, जो कि कंसेप्शन को भी रोकता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, जो मेल में स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर होता है उसको लोग वैसेक्टॉमी होती है क्योंकि वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, और फीमेल जो होता है ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, और स्मॉल सीजन ऑफ द स्कॉट्रम, उसको स्कॉट्रम में छोटा छेद मीन्स कट लगाया जाता है और ये वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव, फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर दिया जाता है, उसके छोटे से पार्ट को, और बांध दिया जाता है स्मॉल सीजन इन द एब्डोमेन। पेट में छोटी सी कट लगाई जाती है वेजिना के थ्रू। ये टेक्निक हाईली इफ़ेक्टिव, बट मतलब अगर कोई कपल है वो चाहे कि अगर दोबारा से उस मीन्स फर्टाइल होके बच्चा फिर से रिप्रोड्यूस करना, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसको दोबारा से जोड़ना पॉसिबल नहीं है। It needs to emphasize that selection of suitable contraceptive method and it should always be undertaken in consultation with qualified medical professional. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. हम देखते हैं कि जैसे contraceptives है वो नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। दे आर practiced against a natural reproductive event, contraceptive pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or delay space pregnancy due to personal reason. बहुत लोग हैं, कपल हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना है, ऑफिस का प्रॉब्लम होता है या फिर अलग अलग चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, कोई वर्किंग है तो वो या तो स्पेस मतलब अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं अपने
और फिर क्या बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब ये पालने का ही बच्चा पालने का ही उन लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा ही नहीं है तो वो थर्ड चाइल्ड को मीन्स थर्ड पर्सन को कैसे उसका खर्च चलाएंगे, कैसे उसका टेक केयर करेंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, स्पेस देना चाहते हैं चिल्ड्रन में, या तो मीन्स वन चाइल्ड ही रखना चाहते हैं। बहुत सारे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे ये जो अनकंट्रोल हमारा पॉपुलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि भूखमरी आ जाएगी दुनिया में। सबसे पहले इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है, ये इन सब से भी इफेक्ट जैसे कि नौसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है इन सब का यूज़ करने से। नॉट वेरी सिक्योर, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। और हम लोग ऐसे इन सब चीज़ों को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक एक्ट पास किया 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन कराने को रोका जाए, कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी मोबिडिटी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन विद इन मतलब फर्स्ट 12 वीक्स में के दौरान कराना चाहिए एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के अंडर में। इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड, अगर वो 12 वीक से ज़्यादा हो गई है, फ्यूअर लेकिन 24 वीक से कम ही है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को मतलब कंसल्ट करना चाहिए। वो दोनों मिल के अपनी राय लेके मीन्स जैसा होगा वो करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है, जो हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है और जान जाने का भी खतरा रहता है। जो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ द लाइफ, जैसे कि बच्चा और मदर है तो उन दोनों में से किसी एक का खतरा होता है कि वो मर जाए। मीन्स जैसे कि प्रेग्नेंट बच्चा देने के बाद वो मर गई तो उस केस में वो ऐसा चांसेस है, तो उस केस में मदर को अपना अबॉर्शन करा लेना चाहिए। और ऐसा रिस्क है कि चाइल्ड में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और चाइल्ड जो मेंटल फिजिकली मेंटली अब नॉर्मल होने वाला है, तो हम तो भी उस केस में प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग करवा देते हैं, मीन्स अबॉर्शन करवा देते हैं, एमटीपी करवाते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंट्री, मतलब इंटेंशनल और जान के जो हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन बिफोर द फुल टर्म, मतलब वैसे ही जैसे बच्चा होने वाला है तो हम जान रहे हैं कि हमारा कोई डिफेक्ट है, बच्चा नॉर्मल नहीं है, हेल्दी नहीं है, फिर किसी को किसी बात का खतरा हो सकता है, इसीलिए हम लोग एमटीपी कराना पड़ता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली क्या होता है 45 to 50 बिलियंस एमटीपीज मतलब पूरे वर्ल्ड में होती हैं, अकॉर्डिंग टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। Whether to accept legalize MTPs or not being debated upon in many due to emotional, ethical, religious and social issues। लीगलाइज और एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, लीगलाइज होते हैं, इथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज किया प्रेगनेंसी को 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशन लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ उसकी मिसयूज़ को रोकने के लिए। सर इस रिस्ट्रिक्शन को चेक करना मतलब चेक किया गया है कि कैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड ना हो, उससे जैसे कि बच्चा मेल और फीमेल है इसका डिटर्मिनेशन की अमनियोसेंटेसिस के द्वारा इसका डिटर्मिनेशन कर लिया कि मेल है या फीमेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड हुई तो उसको मार दिया गया। ये सारी चीज़ें भी इंडिया में बहुत है, इसीलिए एमटीपी को रोका जाता है कि अगर किया जाए तो प्रॉपर वे में किया जाए। एमटीपी ही क्यों, वाई एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज़ टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी
अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, इसी वजह से ये किया जाता है। आइदर ड्यू टू कॉज कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो या फेलियर हो गया हो, कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें तो उसमें अगर फेलियर हो गया हो ड्यूरिंग क्विटस और एमटीपी जो क्या, और ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस। एमटीपी क्या है, एसेंशियल है कुछ केसेस में, वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। मीन्स डॉक्टर ही बोलते हैं कि बच्चे को खतरा हो जाएगा या फिर माँ को खतरा हो जाएगा, इसीलिए अबॉर्शन इज द important decision for that time. MTPs are considered relatively safe during the फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये सेफ है 12 वीक्स तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ही रिस्कियर हो जाता है। और यह तो MTP अगर अनप्रोफेशनल अनक्वालिफाइड पर्सन के द्वारा किया जाए तो भी ये बहुत ही रिस्की होता है। और फिर क्या होता है, जानलेवा भी हो सकता है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज, ये जैसे फीमेल फर्टिसाइड के बारे में हमने बोला था अभी। टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ मेल एंड यंगर मदर के लिए, दोनों के लिए ये क्या है, डेंजरस है। Effective counseling on the need to avoid unprotected intercourse risk factor involved in legal abortion। जैसे illegal abortion हम करा रहे हैं without consultation of doctor and without जो उसमें एक्सपर्टीज़ होते हैं उनके जानकारी के बिना हम करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं कि जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और फिर वो क्या होता है, जो बच्चे का जान जाने का खतरा होता है और माँ का भी खतरा होता है। बच्चा तो अबॉर्शन के द्वारा तो बच्चा तो मरेगा ही, लेकिन माँ का भी खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे मीन्स पता नहीं गंदी संदी चीज़ों का यूज़ करके, स्टेराइजेशन जो है वो साफ़ नहीं है, इक्विपमेंट जो है उसमें साफ़ नहीं है, क्योंकि अच्छा काम कभी छुप के किया जाता नहीं है और गंदा काम ही छुप के किया जाता है, जिसमें कि बैड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और हेल्थ का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम एसटीडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एसटीडीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होते हैं, इन्फेक्शियस और डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन्फेक्शन और क्या है, इन्फेक्शन और डिजीज़। इन्फेक्शन और डिजीज़ में बहुत डिफरेंस होता है, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे। ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। आर कलेक्टिवली, जिसको हम लोग मिला जुला के बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शियस और वेनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें नाम है, मतलब कितने नाम होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे इसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, एसटीडीज़ के कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। गोनेरिया, साइफिलीज, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडीज, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन रिसेंटली HIV। HIV से क्या होता है, एड्स होता है। कुछ क्या है, कॉमन एसटीडीज़ हैं। HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इज़ डिस्कस, जैसे हम चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे HIV के बारे में, पूरी चीज़ का नॉलेज लेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में। सम ऑफ दिस इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, HIV ट्रांसमिटेड होते हैं शेयर, जैसे इंजेक्शन जो है एक पेशेंट को लगा कि दूसरे पेशेंट में भी वही इंजेक्शन लगा दिया गया, मीन्स कंजूसी कर दी गई, तो क्या हेल्थ मीन्स उसको एसटीडीज़ वाले को, हेपेटाइटिस बी वाले को अगर ये उसके बॉडी से दूसरी की बॉडी में जा रहा है, तो फ्लूइड के थ्रू जा रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर उसको ये डिजीज़ होना तय है। जैसे सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मीन्स
बिना उसको वॉश किए हॉट वाटर में, जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस वो वॉश किया जाता है ताकि उसका जितना भी बैक्टीरिया है, जितनी भी उसके फ्लूइड का इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए उस पर। वो क्या किया जाता है, उसको बिना वॉश किए उसको दूसरे को भी, पेशेंट को लगा दिया जाता है, यूज़ कर दिया जाता है उसके बॉडी पे भी, तो इसमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इन विथ इन्फेक्टेड ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, मतलब कोई HIV पर्सन इन्फेक्शन के द्वारा, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका क्या हुआ, ब्लड दूसरे में ट्रांसफ़र, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, इन्फेक्टेड मदर है तो फीटस के द्वारा, फीटस के थ्रू चला जाएगा। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज़, HIV इन्फेक्शन, इन सब को छोड़ के सारी डिजीज़ हैं मतलब वो क्यूरेबल होती हैं। लेकिन ये क्या है, 3 डिजीज़ हैं, HHH, हेपेटाइटिस बी, और क्या हो गया, हर्पीज़, HIV, नॉन क्यूरेबल है, इसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं। अगर ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है, अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें और ट्रीटमेंट कर दें। अर्ली सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, जैसे ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन होना, स्वेलिंग होगा इन द जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल में बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड, मीन्स ये सिम्टम्स ना भी हों और बहुत अनडिटेक्टेड है बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए। Absence or less significant symptoms in early stages of infection, social stigma attached to STDs deter the infected person from going। जैसे क्या होता है, जैसे बहुत हमारी सोसाइटी में बहुत ही कैजुअल लिया जाता है इन सब चीज़ों को कि बाबा ये बात हो रहा है, ये ऐसे बात नहीं करना चाहिए। लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं देते हैं, ये अंदर अंदर गुप्त बात रखी जाती है। इसलिए क्या होता है, ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब लोग इसके बारे में बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले इसको छुपाते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा भी साइन दिख रहा है कि ये डिजीज़ हो रहा है, या फिर वो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हेल्दी नहीं है, तो हम क्या करें, डॉक्टर से इंस्टेंट कंसल्ट करना चाहिए। और यूरिन इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। तो अगर ऐसा भी यूरिन इन्फेक्शन का भी चांस बहुत ही ज़्यादा इंडिया में है, तो अगर हम जाते हैं वॉशरूम तो हमें प्रॉपरली वाटर स्प्रेड करना चाहिए, और उसके बाद फिर जो भी है आगे का प्रोसेस हमें करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ हम लज्जा में ही रह जाएंगे और हमें कोई डिजीज़ हो जाएगी और हम अलविदा कह देंगे अपनी लाइफ से खुद को। प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, टाइम पे ट्रीटमेंट करना, उसका डिटेक्शन करना, कौन सा डिजीज़ है क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब भी हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन करने से। एग्ज़ाम में भी ये पूछ सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सोचिए अब हम अपनी लाइफ से ही हाथ धो बैठ रहे हैं। STDs मेजर थ्रेट है टू ए हेल्दी सोसाइटी के लिए। प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ द डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। All persons are available through this information. Their incidence are reported to very high among people in the age group. एज ग्रुप वाले 15 to 24 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ये क्या होता है, इन सबको मतलब मीन्स अवेयर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उन्हें उतना दिमाग नहीं होता है। इसीलिए हमें मीन्स उन्हें एजुकेट करना चाहिए कि प्रॉपर चीज़ क्या है, प्रॉपर वे में कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए फिर उसको रोकना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए पहले ही हमें देख लेना चाहिए कि डिटेक्शन करा लेना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ को कोई ख़तरा ना हो। ये सारी चीज़ें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड सेक्सुअल विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर।
ये सारी जेड सी जनरेशन को समझना चाहिए। ऑलवेज ट्राइज टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर कोई भी उसको डायग्नोज करो, क्या इन्फेक्शन है, क्या है, उसको जानो। इनफर्टिलिटी, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम in the upcoming generation. Infertility, a discuss on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ये जो कपल हैं, बहुत ये क्या है, इनफर्टाइल हैं। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ मीन्स अगर वो कोइटस भी कर रहे हैं लेकिन उनका जो है बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। ये इसका बहुत सारा रीज़न होता है। फिजिकल कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियल साइकोलॉजिकल, कितना कितना डिफेक्ट है। ऑफ फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर, जैसे फीमेल को ब्लेम किया जाता है पर वो फीमेल ही नहीं, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है मेल के द्वारा किया जाता है, इसीलिए फीमेल को ब्लेम करना इज़ वेरी रॉन्ग। But more often than not, the problem lies in male partner. Specialized health care unit, infertility clinic बहुत सारी हैं कि जो कपल मतलब वहाँ पे जाके डायग्नोस करना चाहिए क्या है असली वजह। किसी को ब्लेम करने से कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होती है। ब्लेम करना इज जस्ट अ मेंटली टॉर्चर फॉर द अदर पर्सन एंड फॉर योर सेल्फ टू। अगर आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी हेल्दी नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस, वाई दिस कपल इज चाइल्डलेस, उनके पास बच्चा क्यों नहीं है। इसके लिए उन्हें ब्लेम करने के अलावा जाके साइंटिफिक वे में अपने आप को चेकअप कराना चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट टॉक ऑफ शेम, दिस इज़ द टॉक ऑफ अबाउट एजुकेटेड, हाउ एजुकेटेड यू आर फ्रॉम योर माइंड। हर एक जो चिल्ड्रन है जो अनाथालय में होते हैं उन्हें भी हक है कि वो अच्छे से अपने कोई उन्हें अडॉप्ट करे। इसीलिए अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो हम जाके बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं जिन्हें अपना ही बच्चा चाहिए होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का इलाज करवाएंगे ये, जिससे हम लोग स्पेशल टेक्निक के द्वारा आजकल साइंटिफिक बहुत सारे क्लिनिक खुल गए हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आउटसाइड मीन्स इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, जैसे हमारी बॉडी में है वैसा आउटसाइड इन्वायरमेंट बना दिया जाता है एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करके। दूसरा एक मेथड है एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र। इस मेथड को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। ओवा फ्रॉम फीमेल वाइफ से लिया जाए और स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड डोनर से कलेक्टेड हो जाता है। दोनों को लेके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन में ही बनाएंगे, बाहर आउटसाइड द बॉडी लेबोरेटरी में करेंगे। जाइगोट अर्ली एम्ब्रॉय विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर, अप टू 8 ब्लास्टोमर अगर हो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए फैलोपियन ट्यूब में तो हम लोग उसको बोलते हैं जिफ्ट। अप टू 8 ब्लास्टोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 8 ब्लास्टोमर तो हम लोग जिफ्ट बोलेंगे। एंड एम्ब्रॉय विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर, उसको हम लोग यूट्रस में ट्रांसफ़र करें, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफ़र बोलेंगे। फिर हम देखते हैं एम्ब्रॉयज फ्रॉम इन वीवो फर्टिलाइज फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, मीन्स इन वीवो जैसे कि गैमेट्स का फ्यूज़न कर दिया जाए फीमेल में ही, जो कि मीन्स जो कि कोई फीमेल है जो कि ये खुद का अंडा नहीं बन पा रहा है उसमें, तो उसमें क्या है, ओवम ट्रांसफ़र कर दिया, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स फीमेल ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसके बाद क्या होगा, वो अपने आप ही कंसीव कर लेगी।
जैसे एम्ब्रॉय formed by in vitro fertilization, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to those who cannot conceive. ये क्या होता है, अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी दूसरा मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ ओवम, जैसे कि ओवम का ट्रांसफ़र कर फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओवम का ट्रांसफ़र कर दिए फैलोपियन ट्यूब में, जिसके पास खुद का एग नहीं है, तो इसीलिए दूसरे से लेके ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, उसको रहने के लिए सारा इन्वायरमेंट, पर उसके पास एग ही नहीं है, ओवा ही नहीं है। अब हम देखते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक दूसरा मेथड है जो कि फॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में टू फॉर्म एन एम्ब्रो इन द लेबोरेटरी विद द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मीन्स स्पर्म को ही डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवा में। Infertility causes either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count. इनफर्टिलिटी क्यों होती है कि जैसे कि मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है और स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको करेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा या टेक्निक के द्वारा। इस टेक्निक में क्या, सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड or a healthy donor in artificially introduced into the vagina or into the uterus, या तो क्या किया जाएगा, हेल्दी जो डोनर है स्पर्म या फिर हस्बैंड से लेके उसके वेजाइना में इंटर कर दिया जाए, या तो यूट्रस में, अगर यूट्रस में करते हैं यूट्राइन इंसेमिनेशन हो गया क्योंकि यूट्रस में हम कर रहे हैं। बहुत सारी अब हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइज हैंडलिंग, स्पेशलाइज प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही नाजुक है। एक दूसरी लाइफ को जन्म देना बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा काम है, तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत अच्छा यूज़ होना चाहिए, स्पेशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जो कि इसको या आर्ट को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का हेल्प करके दूसरे चाइल्ड को बनाते हैं, एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करके, गैमेट ट्रांसफ़र करा के, तो जिसके जो कपल इनफर्टाइल है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ सेंचुरीज़ में ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़ गई हैं और बहुत ही ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कम लोगों के द्वारा की जाती हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर डिटरमाइन एडेप्टेशन ऑफ दिस चाइल्ड, हम एडेप्टेशन भी कर सकते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑर्फनेज भी खुले हुए हैं। इसीलिए हमारा लॉ लीगल एडेप्टेशन को भी परमिट करता है और ये सबसे बेस्ट मेथड है पेरेंटहुड का। कोई भी चाइल्ड किसी को अडॉप्ट करना और उसे अच्छा जीवन देना जो कि बेघर है, ये सबसे अच्छा और पुण्य का काम है। और हम लोग अगर इतना पैसा नहीं है किसी के पास कि वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करे, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पैसा दे सके, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है कि वो चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर ले। इसलिए हम अपने चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप लोग को समझाने का प्रैक्टिस करूँगी। थैंक यू।